चलो भाई, तो सबको गुड मॉर्निंग। अभी कितने लोग क्लास में हैं, एक बार थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, अब आज की क्लास जैसा कि हम लोग पहले से पता है, कोडिंग कर लेते हैं। पहले विज्ञान का मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और नाम टॉपिक का भले ही विज्ञान का मौलिक सिद्धांत प्री के हिसाब से रख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर पीएससी एग्ज़ाम करा दे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्ज़ाम नज़दीक हैं। अगर वो कराए तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं, स्पेशली क्लास एमपीपीएससी का है, लेकिन किसी भी स्टेट पीएससी में जहां कंसेप्ट की ज़रूरत है, जहां फैक्ट की ज़रूरत है, या किसी भी एग्ज़ाम में काम करेगा ये। हम लोग विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, और रसायन विज्ञान का लेक्चर 16 तक अब तक हो गया है, जो यूट्यूब चैनल पर फ्री भी है, और आगे भी इस सीरीज के जितने भी लेक्चर होंगे सारे यूट्यूब पर अपलोड होंगे। तो लेक्चर 16 आज का लेक्चर होगा। आज का लेक्चर इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। और इस लेक्चर से हमने शुरू क्या किया है, तो पिछली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। अणु व परमाणु मेंस में भी लिखा हुआ है। अणु व परमाणु के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया है, और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। तो कोडिंग तो सबको समझ में आ गया है। लेक्चर की कोडिंग कॉपी में पहले कर लिया करो, देखने में आसानी रहेगी। जब भी रिवीजन करना है डायरेक्ट कोडिंग के साथ जाकर रिवाइज कर लेना। उससे पहले ये हर्षवर्धन, तुम अपने प्रिय मित्र का एक संदेश उनके प्रिय मित्र तक पहुंचा देना। देखो मैसेज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? भैया का मैसेज बड़े भैया तक पहुंचा देना। सुबह सुबह केवल प्रणाम भेजते हैं वो, क्या? तो भैया बोल रहे हैं कि आपको पता है कि होली के पहले से ही छुट्टी पे गए हैं वो। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि वो बेरुखी इस कदर कर गए, हम उनको देखे बिना मर गए। खैर वो जिंदा हैं लेकिन बोल रहे हैं कि वो बेरुखी इस कदर कर गए, हम उनको देखे बिना मर गए। जिनमें रहते थे वो रात दिन, उन आँखों में अश्क भर गए। रो रहे थे कल बिलख बिलख के छुट्टी के बाद। बोल रहे थे कि हमारा दोस्त गया और आया ही नहीं। तो बोले कि जिन आँखों में रहते थे वो रात दिन, उन्हीं में अब अश्क भर गए। सामने आके भी हमसे मिलते नहीं, वो तो इस तरह पराए हुए हैं। और उसके बाद क्या है वो उनको ही पता है। तो ये मैसेज आप उनको पहुंचा देना कि आखिर में ऐसी क्यों बेरुखी कर गए हैं कि उनको देखे बिना किसी की हालत ऐसी हो रही है, उनके आए बिना हालत ऐसी हो रही है। तो आपसे निवेदन है कि अब मैं तो यार पढ़ाने लिखाने में व्यस्त रहता हूँ, मैं किसी का संदेश कहीं नहीं पहुँचा सकता। आप ज़रूर पहुँचा देना, ठीक है? दूसरी चीज़ उनको ये भी बताना, उनको ही नहीं आप सभी लोगों के लिए है, कि कल व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को एक मैसेज भेजा गया था मेरे सौजन्य से। भेजने वाले भले ही कोई और रहे होंगे, भेजा गया था मेरे सौजन्य से। और वो इसीलिए भेजा गया था कि आप लोग उसको देखकर अपनी तुलना करके देखिए कि क्या कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं। लेट नाइट तक व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं 3-4 बजे तक, और उसके बाद दिन में उस कदर सोते हैं।
श्वान की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको दिखेगा भी यहाँ। तो वो श्वान, हम लोग विद्यार्थी के लक्षण पढ़ते हैं यार। अब सोचो आधुनिक लक्षण, अब ये क्या लक्षण कोई पढ़े? विद्यार्थी लक्षण हम लोगों को छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है संस्कृत में। मैं तो अब इसको पढ़ूंगा ही नहीं कभी। क्या बताया जाता है? काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा, केवल यहीं तक जानना है, उसके बाद की कहानी का मतलब है नहीं। श्वान निद्रा, श्वान मतलब होता है कुत्ता। श्वान जो होते हैं बड़ा ऐसा सोते हैं कि दूर से भी अगर पाँव की आवाज़ आ जाए ना, तरंगे उत्पन्न होती हैं और उससे तुरंत जग जाते हैं। लेकिन जो अभी आप लोग देखे हैं, ये भाई साहब इतना मस्त तरीके से सोए थे दिन में कि इनके आसपास जाके हम लोग पहले देखे कि मर तो नहीं गया है ये, तो देखे तो नहीं, वो तो सांस वांस ले रहा है बढ़िया। उसको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसका पूंछ काट लेते, कान काट के लेके चले आते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थी लक्षण ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग भी उसी का अनुकरण कर रहे हो। एक है, आप लोगों में ही नाम नहीं ले रहा हूं, वो मुझे उस पर प्रतिक्रिया दिए कि सर वो आधुनिक कुत्ता है। तो इस बात से तो मैं एकदम भली भांति परिचित हूं कि वो आधुनिक ही है, क्योंकि हमारे पुराणों में या पहले जो एग्जाम्पल दिया गया है विद्यार्थी लक्षण का, वो प्राचीन श्वान की बात की गई है, जो पहले इस टाइप के हुआ करते थे श्वान, कि उनकी निद्रा इतनी ऐसे सोते थे वो कि हल्की सी हरकत से भी जग जाते थे। लेकिन आज के आधुनिक कुत्ता है वो। तो आप लोग भी तो आधुनिक हो यार, आप लोग भी तो वो बोले कि सर वो आधुनिक है, तो आप लोग भी तो आधुनिक होकर ऐसा ही बन गए हो, मस्त सोए जा रहे हो। और है अल्पाहारी आप पढ़ते हो अल्पाहारी। कल एक स्टूडेंट मिले, उनको मैंने बोल दिया मैं तो चाय पीता हूँ, बाहर का खाता नहीं हूँ। मैंने उसको बोला खाना हो तो यार खा ले, बर्गर या पिज़्ज़ा था क्या, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। अब वो खाने लगे, पता नहीं कौन कौन सा चीज़, पता नहीं क्या क्या करके 8-10 खाए रात के टाइम में। एक पिज़्ज़ा नहीं खा पाता आदमी, वो 8-10-12 खाए। और उनका मित्र मुझे बाद में बताया कि वो जाके वैसे ही सोए थे। तो अल्पाहारी वाला काम ही नहीं रहा अब तो, कुछ ढंग का मिल गया खाने का। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा वो कौन है, क्योंकि नाम बताने पे आप लोग फिर एक दूसरे को चिढ़ाते हो, सही नहीं है वो। तो ये तो हालत है अल्पाहारी। अरे अल्पाहारी क्या, आप फ्री का मिल जाएगा तो जहाँ 4 खाना है वहाँ पे 20 खा लोगे। मस्त जाके रात को सोए 3 बजे तक व्हाट्सएप सोए चलाकर सोए, और दिन में सोए जा रहे हो, बोलो दिन में नींद आती है। खैर, तो वो उस व्हाट्सएप पर भेजा गया था आपको समझाने के लिए, आप उसको समझो। मेहनत तो करना पड़ेगा, वैसे मेहनत करोगे तो वैसे ही सोना पड़ेगा रोड पर, जैसे वो रोड पर सोए थे भाई साहब, रोड पर ही सोना पड़ेगा। मेघा सिंह गुड मॉर्निंग, इतना जल्दी आ गई आप? ग्रुप में कितने बार मैसेज गया, टाइम पे आप लोग आते नहीं हैं। तो इससे सीखो, अगर रोड पर सोना है, एग्जाम नहीं निकालना है, तो फिर ऐसा काम करो भाई साहब जैसा, और नहीं तो फिर रात को एक टाइम पर सो जाओ। नियम बना लो कि 10 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 5:30 बजे से क्लास रहती है। आने वाले समय में भी अरेंज हो जाएगी ये क्लास, सुबह 5:30 बजे से ही रहेगी। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग, काफ़ी बातें हो गई आज। हम लोग कल पढ़ रहे थे, कल की क्लास का आप लोग, अब कल की ही क्लास है तो रिकेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके लेक्चर नंबर 16 में देख लीजिएगा, लास्ट में बताया गया है क्या पढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्लास लिए थे, इसका बेसिक हमने पहले बता दिया था कि आपके लिए बेसिक जो इसमें है क्लास 9th का, अधिकतम बातें हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। क्लास 9th का विज्ञान का, क्लास 9th के विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, अधिकतम बातें यहीं का पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत बातें 11th की भी उठाएंगे, क्योंकि
ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन इनसे बहुत रेयर केस में बनता है। तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए ठीक है, लेकिन बाकी पीएससी के लिए, स्टेट पीएससी कोई भी है, एमपी पीएससी है, उनके मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है। कल मैं एग्जांपल बताया, बोर का सिद्धांत पूछा था 6 नंबर में, बोर का मॉडल या बोर का सिद्धांत पूछा था, तो डाल्टन का भी पूछ सकता है। तो कल की हमारी कहानी शुरू हुई थी किससे, कि जो पदार्थ हैं हमारे, 2 मिनट में बात कर लेते हैं, पदार्थ जो हमारे हैं, ये पदार्थ आखिर में बने किस चीज से हैं, इस पर सोचना शुरू किए लोग कि बने किस चीज से है। या दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि पदार्थ में काबा, दूसरे भाषा में, इसी को गाने की भाषा में बोलोगे तो पदार्थ में काबा। और पदार्थ में काबा, इसके बारे में सोचते सोचते हमने देखा था कि कणाद साहब ने कुछ बता दिया कि काबा। एक और यूरोप के जो डेमोक्रेटिस थे, डेमोक्रिटस, इन्होंने बता दिया। ल्यूसियस जो हैं ये भी बताए कुछ। ऐसे ही इधर हमने बात किया था किसका, कात्यायन का। कौन से कात्यायन, नाम याद है पूरा? थोड़ा टाइप करो, कितने लोग बताओगे कौन से कात्यायन थे? कृष्णा कुशवाहा, माला। अरे माला कात्यायन कहाँ पढ़ाया था यार, कैसे व्यक्ति हो तुम? माला कात्यायन मैंने पढ़ाया था। पकुथा, हाँ विकास सही बोला है, पकुथा, पकुथा कात्यायन। क्या बताए थे ये सब बातें? बीच में ये दोनों सब दार्शनिक थे, कोई सिर्फ सोचे थे, अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये लैब में जाके इस बात को दिखाए थे। तो मैंने बात किया था कि अब ये सब पढ़ने के बाद अंत में दर्शन का भी थोड़ा सा मैंने भारतीय दर्शन की बात कर दिया था बीच में, क्योंकि हमें सामान्य दिन पढ़ना है। 9th क्लास का साइंस थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखो। हम 9th क्लास का साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो पीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। तो बीच में कोई टर्म्स आता है तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी वहां पे समझ लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी में मैंने बताया था कि 1808 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था डाल्टन, और डाल्टन साहब ने पहली बार इसको ढंग से सोचा और इसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन ठीक है, तो डाल्टन साहब ने बताया, अब डाल्टन के क्या बताए, यहीं से हमारा क्लास शुरू आज का करना था। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है? जॉन डाल्टन नहीं यार, जॉन डाल्टन। तुम लोग तो, मुझे देख रहा हूं तो मुझे तुम लोग खराब कर दोगे यार। जॉन, JOHN, तुम लिख रहे हो जॉन डाल्टन। जॉन यहां मत प्रयोग करो शब्द, कोडिंग भाषा चैटिंग में मत किया करो। अब देखो चैटिंग में लग गया आज ना, तो चैटिंग में ही समय रहेगा, इसलिए अक्सर बैचेस में मैं पहले से बोल के रखता हूँ कि भैया चैटिंग नहीं करना है। चैटिंग सिर्फ तब करना है जब मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो चैटिंग करो और भोपू बजा दो। आज लग रहा है कि चैटिंग में ही चला जाएगा, ये बिगाड़ देंगे। हाँ डेफिनेटली मुझे भी बिगाड़ देंगे यार। ये जॉन डाल्टन बोल रहा है नालायक। जॉन डाल्टन का होता है जॉन डाल्टन, सही प्रोनाउंसिएशन करो। अब विज्ञान पढ़ रहे हो बोलो विज्ञान पढ़ रहे हैं, सब मुझे परेशान मत करो। अब चुपचाप आगे टॉपिक पे पढ़ो, अब चैटिंग बंद। अब चैटिंग तभी होगी जब मैं बोलूंगा। तुम लोग चैटिंग करोगे फिर ऐसे ही समय जाता रहेगा, कोई अपना संदेश भेजेगा, कोई कुछ करेगा। वैसे ही भाई साहब के आंखों में अश्क भर गए हैं। मुझे भी नमस्कार आज करेंगे तो मैं उनको मतलब आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लो, बस धैर्य रखो, आगे पढ़ो आराम से। तो हेडिंग डालो भैया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखो प्रीलिम्स के लिए तो काम का है ही, एमपीपीएससी के मेंस में पूछ लेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो अपने मन से सोचकर नहीं बोल रहा हूं। एमपीपीएससी के पुराने साल के पेपर जाके देखो, उसकी प्रकृति समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो पूछ लेगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत लिखिए। तो अभी मेंस का भी एग्जाम, एक मेंस का भी एग्जाम होने वाला है, एक इंटरव्यू होने वाला है और एक प्रीलिम्स होने वाला है। अगर समय पर हो जाए तो, नहीं भी होगा तो होगा ही कभी ना कभी। तो इन तीनों के लिए आपको काम करेगा, ठीक है।
अगर आपने साइंस पढ़ा है तो पूछ लेगा, कहीं इंटरव्यू में ही ऐसी बात उठ गई तो पूछ लेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो आप अलग अलग जोड़ पाओगे। इसको मैं विज्ञान की तरह लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान के हिसाब से तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन को दिमाग में रखते हुए पढ़ रहे हैं कि बाकी चीजें आए उसको भी कनेक्ट कर लें। आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताते समय आपने कण की नाम ले लिया तो कणाद की बात उठ गई, क्या भरोसा इंटरव्यू में, तो कणाद से जुड़ी बातें हो जाएंगी। क्या कणाद को आपने पढ़ा है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया है क्या, तो बता पाओगे कि परम व गुटे बताए हुए हैं कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से वैशेषिक दर्शन में बताए हुए हैं। वैशेषिक दर्शन पूछ लेगा, अच्छा वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन के किस भाग में आता है, तो आस्तिक दर्शन में आता है। इस तरीके से आपको और कुछ दर्शन भी हैं क्या, तो आप समझा पाओगे। इसलिए मैं जो भी क्लास पढ़ाता हूँ उस क्लास में सोचता हूँ कि 360 डिग्री पर सोचें। सिर्फ 90 डिग्री पर सीधे सीधे सोचेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, फिर वो आपको 60 लेवल की, जो आप बोलते हैं ना 60 लेवल की पढ़ाई हो जाएगी। फिर बाद में कई 60 लेवल का पढ़ पढ़ के अंत में उसको लांग करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। और आपकी भाषा बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे भी बिगाड़ चुके हो, भाषा बदलवा दिए हो, मेरा शॉर्ट को 60 बुलवा रहे हो। तो लिखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पहले एक बात समझ लो, डाल्टन भाई को ये बात समझ में आ गई जो मैंने आपको पिछले शुरू में ही समझा दिया था। याद करो जिस टॉपिक में मैंने आपको समस्थानिक, देख लेना डायरेक्ट जाके, अगर यूट्यूब पर भी डालोगे ना, आइसोटोप, आइसोबार्स, रिमाइंड आईएस तो मिल जाएगा। तो समस्थानिक समभारिक पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं, अणु से मिलकर बने होते हैं। और जब अणु को हम तोड़ते हैं, या ऐसा बोलो कि पदार्थ को तोड़ते हैं, तो पहले अणु मिलेंगे और अणुओं को भी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, परमाणु। और डाल्टन भाई भी क्या थे, डाल्टन भाई भी महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस के विचारों को ही दिमाग में रखे हुए थे। इन्होंने भी बोला कि हाँ यार, पदार्थ को अणु में तो तोड़ सकते हैं, लेकिन और अणु को परमाणु में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन परमाणु को और आगे नहीं तोड़ सकते हैं। यही बात भाई साहब ने भी बताया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत काफी बड़ा है, बहुत कुछ बातें ये किए हुए हैं, लेकिन उसमें से कई बातें बाद में गलत सिद्ध हुई, लेकिन इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है। जब इन्होंने इस चीज को बताया तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना। अब देखो इंटरलिंकिंग क्या होता है, कुछ बोल रहे हैं ये बिगा, हाँ इंटरलिंकिंग मैं बोलता हूं कि इंटरलिंकिंग क्या होता है। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, तो आपके दिमाग में जीएस के हिसाब से चलना चाहिए यहाँ पे भूगोल, और भूगोल में क्या चलना चाहिए, वेगनर का सिद्धांत, याद है ना, वेगनर का सिद्धांत। कनेक्शन आपको बस दिमाग में आना चाहिए। तो आपको रिवीजन किताब से, कॉपी से नहीं करना पड़ेगा, पढ़े हुए हो माइंड में रिवाइज कर लो। वेगनर का सिद्धांत, वेगनर भाई साहब ने भी बहुत से चीजें बताए कि कैसे हमारे महाद्वीप सब जुड़े हुए थे। पेंजिया था, पूरे सागर एक थे, पैंथालासा था, उसके पहले भी रोडेना था। तो ये सिद्धांत बताए, चिंगारी इन्होंने लगा दी। और इस चिंगारी, जाहिर सी बात है कि चिंगारी से पूरी आग बनने में समय तो लगेगा ही। तो आगे और आपने देखा कि और अलग अलग लोगों ने आकर अंत में सब जाके हेनरी हेस वगैरह इन लोगों ने सब मिलकर क्या कर दिया, आज प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ये सबसे अधिक मान्य हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी चिंगारी कौन लगाया था, तो वेगनर साहब ने लगाया था। भले ही बहुत कुछ बातें बता नहीं पाया, उससे पूछा गया कि अच्छा सब जुड़े हुए थे तो बताओ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जीव कैसे यहाँ सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कैसे तुम सिद्ध कर सकते हो, किस तरीके से टूटे, क्या हुआ, ये सब उससे पूछा गया। तो बहुत कुछ आंसर सही नहीं दे पाया वो, लेकिन उसका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने ये सोचा और आगे चल के वो बात सिद्ध हो गई। तो वैसे ही हम डाल्टन के सिद्धांत को ये नहीं बोलेंगे कि सर आज तो ये सिद्धांत बहुत कुछ गलत इसमें है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। अगर ये चिंगारी नहीं लगाया होता, खैर 2 लोग 3 लोग चिंगारी लगा के तो बीसी में ही बैठ गए थे, तो उनकी चिंगारी फूस हो गई पूरी तरीके से, क्योंकि उसके बाद इतने लंबे समय तक कोई सोचा ही नहीं इसके बारे में।
19वीं शताब्दी में बेचारा या 1808 में सोचा तो कम से कम। तो इसलिए इसके सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता है। इसके सिद्धांत का महत्व देखो, अब ये जो मैं बता रहा हूं यहां पे ना, साइंस आप 12वीं तक पढ़े हो या बीएससी किए हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई केमिस्ट्री वाला व्यक्ति बैठा हो, किस्मत निकल सकती है ऐसी, तो ये बोल सकता है कि जैसे ऐसा बात उठ गई डाल्टन के सिद्धांत में, तो बोल देगा डाल्टन का सिद्धांत तो आज बहुत कुछ गलत है, उसमें उन्होंने इतना कुछ गलत बताया है, उसका मतलब क्या है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि गलत तो है, ठीक है, लेकिन इसने ही तो इस चीज़ की शुरुआत की है। अगर ये बात सोचा नहीं होता तो इसको आगे नहीं बढ़ाया गया होता, बैलगाड़ी नहीं बनी होती तो आज बस भी नहीं बना होता, इंजन नहीं बना होता। देख देख कर उससे कि ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, अलग अलग वाहन हमने अलग अलग तरीके से डिजाइन किया सोचकर। तो इसलिए चीज़ों को पढ़ते समय सिर्फ रटना नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको क्लास में समझाने पर विशेष बल देता हूँ, टॉप लेवल की लिखाई पर केवल नहीं, ठीक है ना। कल के थंबनेल पे एक बड़ा बढ़िया गाना था, वो गाना आप लोग सुनिएगा, उसमें है ना, काली 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 रातें करते हो और तुम पढ़ाई नहीं करते सिर्फ बातें करते हो। तो अब वो गाना कुछ और है, सुनिएगा, मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, समझने पर ही हमें फोकस करना है। लिखने के लिए तो यार कितनी किताबें हैं, कोई नोट्स उठा लो, किसी भी किताब को उठा लो, सब में लिखा हुआ है। अब उसमें थोड़ी नहीं बताया हो कि वेगनर के सिद्धांत का महत्व क्या है। वहाँ पे तो चलो मान लो भूगोल में बता भी दिया हो, यहाँ नहीं बताएगा, क्योंकि साइंस के हिसाब से समझा दिया, 2 लाइन लिख दिया, खत्म। बट हमें एग्जाम में पूछेगा या कहीं कुछ जानने के लिए थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए। और ये डीप लेवल नहीं कहलाएगा, ये सतही कहलाएगा। किसी चीज़ का महत्व जानना डीप लेवल है क्या। अब चलते हैं आगे डाल्टन के सिद्धांत में। लिखिए, डाल्टन के सिद्धांत में ये कब दिया, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो, सन 1808 में, 1808 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में जॉन, पूरा नाम इनका है जॉन डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया। मैं पहले ही बताया कि ब्रिटेन का था ये, और शिक्षक था, टीचर था। इसने सोचा, पहले पढ़ा रहा था, प्रतिपादित किया। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया। और क्या क्या इसमें बोले वो सिद्धांत लिखो डायरेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो यही हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। क्या क्या इन्होंने बात बताया, साथ साथ लिखो। पहला पॉइंट लिखो, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पहला सिद्धांत इन्होंने बताया। अभी देखो इधर, इसलिए पहले बेस बता दिया। इन्होंने बोला कि प्रत्येक पदार्थ, पदार्थ क्या है पहले इसलिए पढ़ाया। प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो पदार्थ कुछ भी हो, चाहे वो पदार्थ, देखो यहां पे ऐसे लिख दिया मैं, ठोस, द्रव, गैस, और भी कुछ मैंने आपको बताया था भौतिक अवस्था पर। तो प्रत्येक पदार्थ, चाहे ये तीनों में से कुछ भी हो, पदार्थ क्या है हमने पढ़ा हुआ है, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। एटम, वो बात मैंने आपको बता दिया था कि कैन नॉट कट अनडिविजिबल, अनडिविजिबल जिसे परमाणु कहते हैं। तो पहली बात तो इसने बताया। दूसरी बात इसके सिद्धांत में क्या था, मेंस में आएगा तो आपको लिखना है, बाकी कंसेप्ट के तौर पे समझना है प्रीलिम्स के लिए। दूसरा बात क्या बताया इसने, कि परमाणु अविनाशी होता है। इसी बात को, पहली बात को थोड़ा सा और क्लियर किया, परमाणु अविनाशी, विनाश इसका नहीं हो सकता, अभी तो बताया उधर ना, इसलिए बेसिक। परमाणु अविनाशी होता है। और अविनाशी होता है मतलब क्या, इसका मतलब अगर समझना है तो नीचे ऐसे बना के लिख लो कि न तो इसको नष्ट किया जा सकता है, न तो, गलत होगा आगे, न तो इसको, जो बोला है डाल्टन वो हम लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। इसको न तो नष्ट किया जा सकता है, बस शब्द उसको मैं उसके जैसा ना करके अपने जैसा बना रहा हूं।
न तो इसको नष्ट किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा कण है तो न ही इसको बनाया जा सकता है, न ही इसको बनाया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है। अभी मैं डाल्टन की बात कर रहा हूं, फिर अभी हम देखेंगे इनकी कमी क्या है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में स्टेट पीएसयू में कि डाल्टन के सिद्धांत की कमियां क्या थी 5 नंबर में। तो न तो इसको बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि परमाणु क्या है, अविनाशी होता है। अगला बात लिखिए, अगला बात लिखेंगे सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है। सभी रासायनिक क्रियाओं में, अब रासायनिक क्रिया एक नया शब्द आ गया जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, पूरे जितने लेक्चर हुए हैं उसमें यह नाम नहीं आया है। सभी रासायनिक क्रियाओं में, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है, परमाणु ही भाग लेता है। भाग लेता है मतलब दौड़ के भाग लेता नहीं है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग लेता है। आशीष कुछ बोल रहे हैं, ये तो सर थोड़ा थोड़ा एनर्जी जैसी परिभाषा हो गई है। हाँ भैया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हमने आपको फिजिक्स में अगर आप पढ़े हो तो बताया होगा कि संरक्षण के सिद्धांत कई हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, उसके बाद आप देखोगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो कई संरक्षण के सिद्धांत हैं। अब उसमें से द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सच कहें तो पहले यहीं पर आया हुआ है ढंग से, ठीक है। आगे बहुत कुछ बातें समझोगे, जैसे देखना तुम लोग कभी मान लो तुमको एकदम बेसिक तौर पर, सतही तौर पर कोई पूछ लेगा कि भैया पीछे इसी लेक्चर में, ये लेक्चर देख लेना तुम लोग, केवल यूट्यूब पे डालोगे ना, चाहे अपनी जो भी है समस्थानिक एप्लीकेशन पर तो रिकॉर्ड है तो कोई बात नहीं, वहां से देखो। एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड नहीं है तो जाके यूट्यूब पे देखो समस्थानिक, उसके बाद संभारिक, आइसोटोप, आइसोबार्स, उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक, ये सारा चीजें लिख के आगे रिमाइंड आईएएस लिखोगे तो मिल जाएगा। उसमें देखोगे तो यहां पे मैंने बताया था कि जो ये द्रव्यमान, 2 चीजें बताया था। एक बोला था द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान भी इसको बोल लो आपको लगता है तो, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो कई बार आपके दिमाग में आएगा कि यार फिजिक्स में तो हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, और केमिस्ट्री में तो भार भी उसी को बोल रहे हैं, उसी को द्रव्यमान बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? और ये तो 9th क्लास में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, परमाणु भार, और उसी बात को बोला है परमाणु द्रव्यमान। तो भैया भार द्रव्यमान एक ही होते हैं क्या? मैंने आपको पीछे लेक्चर में समझाया भी था। तो रसायन विज्ञान में इतने छोटी छोटी चीजों की बात की जाती है कि उन पर गुरुत्वीय त्वरण की हम बात नहीं करते, क्योंकि भार क्या है? भार एक बल है, समझाया था। जब किसी द्रव्यमान में जिस जगह पर वो है वहां का गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणा कर देते हैं तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसी को तो भार बोलते हैं, यही तो बल है। तो इनमें क्या होता है, इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि इन पर जी के प्रभाव का अध्ययन नहीं करते हैं हम, और इसलिए परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान देखोगे सेम बातें रहेंगी। कुल मिलाकर रसायन विज्ञान में द्रव्यमान और भार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जबकि फिजिक्स में ऐसा बोलना अपराध है। समझ रहे हो? ऐसी छोटी छोटी चीजें दिमाग में हमारे रहनी चाहिए, और आगे आपको जब मैं बताऊंगा जरूर जहां पड़ेगी तो वहां और थोड़ा क्लियर होगा, बट जनरल सी ऐसी बहुत कुछ बातें आप समझोगे। मेरा काम है समझाना, सब लिखा हुआ है। लूसेंट की किताब में आपको दिखाया था, लूसेंट की किताब इधर सामने रखी भी है कहीं, उसमें कल की क्लास में दिखाया था, सब लिखा हुआ है, लेकिन समझे नहीं है ना, समझना जरूरी है, इसलिए एग्जाम में भूल जाते हैं। अगली बात लिखो, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है। भाग लेता है मतलब क्या? पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं कि सभी रासायनिक क्रियाओं में, मान लो रासायनिक क्रिया एक झगड़ा है, झगड़े में क्या 2 लोग टूट जाते हैं या फिर 2 लोग जुड़ जाते हैं, तो उसमें भाग लेता है। ऐसा भाग लेता नहीं, पार्टिसिपेट करता है, ये उसने बताया। अब नया शब्द आ गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसको नोट डाल के कहीं लिख लेंगे।
अभी थोड़ा सा पहले इसके इनके बातों को 4-5 लिख लो जो हमारे 5 नंबर में लिखने के काम आ जाए। 100 शब्द में तो थोड़ा बहुत और लिख लो बातें। लिखो, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के, तत्व क्या है पढ़ा चुका हूं, तो एक ही तत्व के सभी परमाणु, इन्होंने बहुत कुछ बातें बोला था, उसमें से कुछ काम का मैं बता रहा हूं। सभी, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? एक समान होते हैं, गुणों में एक समान होते हैं, गुणों में एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। अब कौन से गुणों में? एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में एक समान होते हैं, तो कौन से गुणों में भैया? तो कौन से गुणों मतलब आकार में, आकार में एक जैसे एकदम रहेंगे एक ही तत्व के। बाद में ये गलत हो जाएगा, देखेंगे हम, समस्थानिक समभारिक ही इसको गलत कर देंगे। आकार में एक जैसे होते हैं, इनका भार में एक जैसे होते हैं। अब देखो, भार शब्द यहां बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। परमाणु भार बोले, परमाणु द्रव्यमान बोले, एक ही बात है, पीछे भी बताया हूं। उसके बाद किस में होते हैं? तो और भी जो भी इसमें गुण होगा, रंग में जो कुछ भी होगा, अन्य गुणों में, अन्य सभी गुणों में एकदम एक जैसे होते हैं। हम देखेंगे गलत हो जाएगा, ये एकदम बेगनर है एक तरीके से देखें तो। समय बस इनका थोड़ा पहले है, उनका समय थोड़ा बाद में है। वो 1900 के आसपास अपना काम किए थे और ये 1808 में किए हैं। तो हम जोड़ इसलिए इंटरलिंक कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जीएस वाले हो। 9th क्लास के बच्चों को थोड़ी नहीं ऐसे इंटरलिंक करेंगे, क्योंकि उनको ये वाला चीज़ शायद पढ़े ही नहीं हो, समझी में नहीं आए। आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरलिंक कर रहे हैं कि दोनों बातें आपको समझ में आए। अगर आपके नोट में होगा तो तुरंत इसको पढ़ के लेक्चर इसको जाके पढ़ लेना है एक बार, और कनेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। किन गुणों में? आकार, भार और जितने भी उसमें गुण हैं। और कुछ बातें इन्होंने बताया हो तो वो भी देख लेते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर, दो या दो से अधिक, सॉरी कॉल आ रहा है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। अभी उधर इसलिए बता दिया, अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें इन्होंने बताया। हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यहां देख लिए कि डाल्टन के सिद्धांत में मुख्य रूप से इन सब चीजों के बारे में बताया गया था। अब डाल्टन के सिद्धांत में अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और आप बताना चाहते हैं तो आप एक चीज और यहां बोल सकते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। एक बात और बढ़ा लो कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अब स्वतंत्र अवस्था मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री अवस्था में रहेंगे, ऐसा सही है नहीं, आगे हम देखेंगे गलत होगा। तो ऐसे बहुत सी बातें इन्होंने बताया है। और भी कुछ ऐसे टेक्निकल बातें हैं जो इनके अवधारणा में है, जिनका नाम नहीं ले रहा हूं अभी मैं, आपको समझ में नहीं आएगा, हमें तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रासायनिक अभिक्रिया, यहां एक ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सब समझ में आ रहा है, क्योंकि परमाणु हम पढ़ ही रहे हैं। परमाणु भार कहीं शब्द आ रहा है तो पीछे पढ़ाई दिया हूं, पदार्थ शब्द आ रहा है पढ़ाई दिया हूं, तो सारे शब्द हमको समझ में आ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है, चाहे अभिक्रिया चाहे क्रिया, तो समझ में नहीं आ रही है तो स्टार बना के लिख लो, फिर इनकी कमियां देखते हैं। इतनी बात तो अभी आप समझ लिए कि इन्होंने क्या क्या बताया। अब जस्ट नीचे स्टार बना के लिखो रासायनिक अभिक्रिया, ये तो पढ़ना ही है हमको, इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके बाद में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इन सबको हम पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्टार बना के एक बात लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया, पहले समझो फिर लिखना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि कोई एक ही बड़ा सा कण है और इस बड़े से कण पर इसमें कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि ये टूट फूट कर क्या कर देता है, दो या दो से अधिक चीजें बना देता है। और ये दो या दो से अधिक चीजें जो बनी है ना भैया, ये सब, इन सब का गुण कैसा है, इनका गुण कैसा है, इनका गुण इनसे अलग है। इनका गुण जो है इस वाले चीज से क्या है,
एकदम अलग है, कुछ भी गुण मिल नहीं रहा है। नींबू पानी की बात नहीं कर रहे, नींबू पानी मिला दिए दोनों का गुण मिल रहा है, मिश्रण याद करो। या फिर दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिल गई और मिलने के बाद एक या एक से अधिक चीजें बना दें, या तो एक बनाएं या एक से अधिक चीजें बना दें, और बनने के बाद इधर वालों का गुण कुछ अलग रहे, इधर वालों का गुण अलग है, दोनों का गुण मैच नहीं कर रहा है, एकदम अलग अलग हो रहा है। तो इस प्रकार जो क्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें जो शुरू शुरू में भाग लेते हैं, जो इधर दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये अभिकारक हैं। इनका नाम बोलते हैं कि ये अभिकारक हैं। और जो इधर बनता है, चाहे वो एक बन जाए, चाहे दो बन जाए, चाहे 10 बन जाए, जो भी बनता है उसको बोलते हैं कि वो उत्पाद है। अभी बेसिक तौर पे आपको ऐसे ही डायग्राम बना लेना है। आगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, शब्द जरूरी था समझना। तो शब्द आप समझ लो कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जब कोई एक ही कण किसी कारणवश ऊर्जा देंगे, आगे हम बहुत कुछ चीजें देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो दो या दो से अधिक चीजों में टूट रहा है और एकदम अलग अलग गुण उनमें हैं, इनसे नहीं मिल रहा है। यौगिक पढ़ाया था, याद करिए। तो हम बोलेंगे कि क्या बन गया है? रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। होता है ना, आप देखते हैं कोई एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को ही तोड़ दोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, दो अलग अलग बन जाएंगे। या फिर दो या दो से अधिक चीजें जुड़ जाएं, आपस में अभिक्रिया करके कोई ऐसी चीज बनाएं जो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इनके गुण एकदम अलग रहेंगे, इनके गुण एकदम रहेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि इसको देख के पहचान जाएंगे कि अरे यार ये तो वही है। जैसे कार्बन ही आप देखो इस प्रकार जुड़ता है कि उसी कार्बन से कहीं ग्रेफाइट बन जाता है तो कहीं क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। तो अलग अलग चीजें हमको यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप इतनी बातें दिमाग में रखें, और अगर लिखना है तो लिख भी लो। ठीक है, अभी क्यों अनावश्यक समय यहाँ पे गवाएंगे। आपको बात समझ में आ गई, शब्द का मिटाते हैं। आगे लिखना ही है तो रिपीटेशन ना हो, कोई मतलब है नहीं। चलो इतनी बातें मिटा दूं, समझ में आ गया कि डाल्टन भाई ने क्या कहा था। मैंने मुख्य मुख्य बातें बता दिया। और भी कुछ बातें लिखना है तो आप लिख सकते हो कि वो तो गुण यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं कि एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के अणु केवल एक प्रकार जैसे होते हैं। वो सारी बातें बहुत कुछ, कम से कम अगर आप 11th क्लास की किताब में ही जाकर देखोगे तो कम से कम 10-12 चीज़ें तो बताए हुए हैं। इतना हम मिटा देते हैं, हमारे काम के लिए इतना ही चीज़ जानना है। मिटा दें, भोंपू बजाओ। अगर इतनी बातें मिटा दिया जाए तो भोंपू बजाइए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। अब हेडिंग डालो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। मेंस में तो ये भी आ सकता है ना। तो 2-4-5 लाइन हमको दिमाग में रहे तो क्या बिगड़ जाएगा। हम ये सोच कर नहीं जाएंगे कि पहले एग्जाम में क्या पूछा गया है। इंपोर्टेंट जो करके जाएगा वो एग्जाम के बाद फिर वही गाना गाएगा। ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट नहीं पढ़ना है हमको। ये कोई 12वीं क्लास नहीं है कि गॉस का प्रमेय इंपोर्टेंट है आएगा। 10वीं क्लास का गणित नहीं है कि 3 कुर्सी का मेज इतना, 4 कुर्सी का मेज इतना। तो बताइए कि 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना आएगा ही पक्का है। पीटी स्क्वायर थ्योरम जरूर आएगी, पाइथागोरस प्रमेय जरूर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर आपको सिलेबस की हर बातें पढ़ के जानी है, क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। 2000 जो पिछला मेंस हुआ है उसको 19 का मेंस कहा जा रहा है पीएससी में, एमपीपीएससी में। कोई सोचा तक नहीं सकता कि बोर का मॉडल भी आ जाएगा, और आ गया। फिर बाद में अपने अपने नोट में अपडेट कर दो, बाद में अपने अपने कॉपी में आके पढ़ लो। अरे जब बिगड़ गया तब सही करके क्या मतलब, पहले सही करो ना, पहले समय लगा लो। पेपर देने जाओगे जब आ जाएगा तो आके उसको पढ़ लो, तो थोड़ी नहीं आएगा। फिर पहले सतर्क हो जाओ। जो समय के पहले चलेगा वो जीतेगा, जो समय के पहले नहीं चलेगा वो नहीं जीत सकता। जीतना है तो समय के साथ चलो, और हो सके तो समय के थोड़ा पहले चलो। चलो अब लिखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। सीमाएं मतलब होता है कमियां। अब कमियां बोलने पे बेचारे की इज्जत उतर जाती है कि कमियां हम बता रहे हैं।
तो कमियां शब्द उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सीमाएं, क्योंकि एक तो इतना मेहनत से ये बात इसने बताया और आप डायरेक्ट कमी बोल दोगे तो हतोत्साहित हो जाएगा। कुछ लोग लग रहा होगा आप कैसे हतोत्साहित होगा, वो तो मर गया है। अरे तो मर गया है कोई बात नहीं, ऊपर तो है ना उसकी आत्मा, सुनेगी तो उसको बड़ा दुख होगा कि ये क्या बोल रहा है। तो इसलिए सीमाएं बोलेंगे, लिमिटेशंस, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल। क्या क्या सीमाएं थी देख लेते हैं। सीमाओं में पहला बिंदु, आगे जाके विद्वानों ने सबसे पहले, देखो इसकी सीमाएं पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लो, अभी आगे हम वही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया है। जब इसकी सीमा लिखी गई है ना, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया है। कौन किया है आगे देखेंगे, कैसे एकदम किया है एग्जैक्ट पूरा डायग्राम बना के हमको 11th 9th क्लास जैसा नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक समझना है कि आखिर में कैसे हुआ। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे कणों की खोज हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। आगे हम देख लेंगे कि ये क्या है, खोज अभी हो चुकी है और फिर सीमा लिखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का हम देख लेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको जे थॉमसन ने किया था और ये आपको कई जगहों पर काम आएगा सारी बातें। केमिस्ट्री सही से पढ़े हो ना, तो प्रीलिम्स का एक टॉपिक है यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिकी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक जानते हो तो इलेक्ट्रॉनिकी एकदम आसानी से दिमाग में घुसेगी, और नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। फैक्ट में ही जीते रहेंगे, एग्जाम में आएगा नहीं क्वेश्चन। तो जे थॉमसन या इसी को कुछ लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं टॉमसन, जे टॉमसन। अब आपको जो अच्छा लगे, टॉमसन लगे टॉमसन बोलिएगा। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। आगे हम आपको पूरी कहानी बता देंगे कि रदरफोर्ड ने किया था। कुछ किताबों में गोल्डस्टीन लिखा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है वो आगे बताऊंगा, बस यहां बता रहा हूं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यहां ये ट्रेलर है, थोड़ी सी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे, अभी आगे देखेंगे, अगला लेक्चर इन्हीं पर रहेगा। तो इनकी खोज हो चुकी है, फिर सीमाएं बताई जा रही हैं। तो सीमाएं बताई जाएंगी, अब समझ पाओगे कि ये सब कहां होते हैं, परमाणु के अंदर ही तो होते हैं। तो एक सीमा तो पहला बात जो बोला था कि अविनाशी है, ये तो विनाशी है, देख रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने से पहले क्लियर हो गया है कि भैया वो बोल रहा था कि विभाजित नहीं किया जा सकता, हो गया विभाजित। और कल के लेक्चर में जाकर देखो कोशिका इसलिए समझाया था, हो गया विभाजित, कोई बात नहीं, फिर भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कल की क्लास में बताया था कि अभिक्रिया में यही भाग लेगा बिना टूटे फूटे। जैसे हमारी कोशिका विभाजित होती है, एक एक और शरीर बनाती है, वैसे परमाणु करेगा वो काम। लेकिन सीमाएं 3-4 देख लो। पहली सीमा देखो, लिखो पहला बिंदु, इसमें लिखो, यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं को समझाने में असफल रहा। एग्जाम में थोड़ा माहौल बनाओगे ना, अगर शब्द ज़्यादा है तो, शब्द ज़्यादा नहीं है तो माहौल मत बनाना, फिर डायरेक्ट पहला पॉइंट लिख देना। लिखो, यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं को समझाने में असफल रहा। निम्नलिखित बिंदुओं को समझाने में असफल रहा। तो जो डायरेक्ट आप उसमें से देख सकते हैं वो तो देख ही सकते हैं, थोड़ा सा अलग चीजें लिख लेते हैं। एकदम वेगनर भाई वाली बात है भूगोल में, वेगनर भाई वाली बात अगर आप दिमाग में रख रहे हैं तो ये काम हो जाएगा। पहला लिखो, पहला इन्होंने बात ये बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न क्यों होते हैं। भाई एक वाले तो गुणों में सेम होते हैं, तो अलग अलग वाले भिन्न क्यों होते हैं। लिखो, अभी समझा रहा हूं। अलग अलग, 3-4 ही हमको दिमाग में रखना है। अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न क्यों होते हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न क्यों होते हैं, भिन्न क्यों होते हैं, क्वेश्चन मार्क पूछा गया, बता ही नहीं पाया सही से वो। अच्छा, क्यों नहीं बता पाए थोड़ा समझो। उन्होंने बोला कि भाई परमाणु ऐसा कण है जो सबसे छोटा है, अब उससे डिवाइड हो ही नहीं सकता, उसने बोला था। तो जब परमाणु सबसे छोटा कण है तो सोडियम का परमाणु भी तो वैसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि उससे डिवाइड ही नहीं हो सकता उससे ज्यादा।
तो फिर आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि परमाणु चाहे कहीं पर भी हो हमेशा एक जैसा रहेगा, और ऐसा हो ही नहीं रहा है। सोडियम का परमाणु कुछ अलग मिल जा रहा है, क्लोरीन का परमाणु कुछ अलग मिल जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर परमाणु ही, जैसे कोशिका है हमारी कोशिका, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई है ना, तो हमारी कोशिका में भी आप जाकर देखोगे तो अलग अलग जगह की कोशिकाएं अलग अलग मिलेंगी। बाल की कोशिकाएं अलग हैं, न्यूरॉन्स की, जो न्यूरॉन्स बोलते हैं वो भी कोशिका है, संरचना ही बदल जाएगी, लेकिन बाहरी संरचना तो अलग है, अंदर की बातें सेम है, उसमें थोड़ी बहुत का अंतर है, कहीं कुछ नहीं है कोशिकांग तो कहीं कुछ कोशिकांग नहीं है। तो इन्होंने अगर ये बोला कि भैया सबसे छोटा तत्व क्या होता है? परमाणु, तो सबके परमाणु सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे इसलिए जुड़ा जा रहा है हिग्स बोसोन। पिछले क्लास में बताया था ना, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन ढूंढा जा रहा है। क्यों? इसीलिए कि वो ऐसा कण होगा जो सब में सेम होगा, हर एक पदार्थ में वो सेम होगा, उसका अंतर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नहीं दिखाई देगा। अगर मिल जाए तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, मिल जाता है तो शायद अलगाव आ जाए, नहीं आए, बट यहां तो ये बात नहीं बता पाया। और देखेंगे आगे हम कि अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में अलग अलग क्यों होते हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं। अगला क्या बात नहीं बता पाया ये? तो अगला बात ये नहीं बता पाया कि जो परमाणु आपस में जुड़ते कैसे हैं। उधर वो कैसे पूछा था, उधर पूछा था, वेगनर वाला पूछा था। देखो ज्योग्राफी को तुलना रखते हो, पढ़े हो जो, कि वेगनर साहब ने बोला, वेगनर से पूछा गया था ये बताओ कि जब सारे महाद्वीप एक ही थे तो टूट कैसे गए भैया ये? तो उसने बोला था कि सूर्य और चंद्रमा के जो आकर्षण बल लग रहा है उस आकर्षण बल से टूट गया। मजाक जैसी बात बोल दिया, बट ठीक है। वैसे ही इससे पूछा गया कि भैया जब तुम बोल रहे हो कि परमाणु जुड़ के ही अणु बनाते हैं, तो पूछा गया कि परमाणु आपस में किन बलों के द्वारा जुड़े होते हैं? आपस में किन बलों के द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसने बोला कि अभी याद नहीं आ रहा है, याद करके बताऊंगा। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना, कोई चीज नहीं आता है तो बोलते हैं कि अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में याद करके बताऊंगा। यहां से सब कुछ क्लियर चल रहा है भाई? किसी को कोई समस्या हो ऑडियो वीडियो में तो बता सकते हो। उसके बाद अगला बात इससे पूछा गया कि अच्छा थोड़ा चलते चलते बात समझते भी रहो, अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में अलग अलग क्यों होते हैं? तो आज हमको ये बात पता है कि अलग अलग क्यों होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। दूसरी चीज यहां पूछा गया कि परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये तो नहीं बताया, लेकिन आज हमको पता है कि जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम आज क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं। और ये रासायनिक बंध कई प्रकार के होते हैं, जो आगे थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही होगा कि आयनिक बंध होता है, संयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, और भी कई बंध होते हैं। तो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आज हमको पता है, वो पहले नहीं बता पाया। जैसे आज हमको ज्योग्राफी में क्या पता है कि नीचे संवहन धाराएं चलती हैं हमारे, और संवहन धाराएं क्रस्ट के नीचे चल रही हैं वहां पे क्रस्ट में, और उन संवहन धाराओं के कारण वो क्या हो रहा है? टूट रहा है, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो आगे बढ़ रहा है। स्प्रेडिंग थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है, उससे चीजें बनती हैं। तो उस तरीके से रिवाइज करते रहो। आज हमको पता है रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक काम करो तुम लोग, यहीं पर रासायनिक बंध क्या करके क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लो। क्या भरोसा कभी रासायनिक बंध एग्जाम में पूछ ले, तो आगे तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन यहां एक लाइन लिख लो, क्या करके क्वेश्चन मार्क लिखो रासायनिक बंध में। रासायनिक बंध क्या, इसमें लिख लो एक लाइन, बोले लिखो। समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु, समान तत्व तो आपको पता चल ही गया, तत्व यौगिक, तो समान वाले भी जुड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाले भी आपस में जुड़े हैं तो हाइड्रोजन H2 बनाए हुए हैं, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये बोल रहा हूं मैं, समान या भिन्न। लिखो, समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु, समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में
एक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, आपस में एक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। अभी यहां समझो इतना, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर पीछे हमने अंतरा आणविक बल पढ़ा है, वो तो है ही कि अणुओं के बीच लगने वाला बल इतनी दूरी पर, वो सब पीछे की बात है, वहां रिवाइज करो, रासायनिक बंध शब्द को समझा पाओगे। अगला क्या कमी इससे पूछा गया, तो इससे पूछा गया कि परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं। इसने ये व्याख्या नहीं कर पाया, देखो ऊपर बोल दिया ना निम्नलिखित चीजों का व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं, परमाणु को जुड़ने की जरूरत क्या है। जब परमाणु स्वतंत्र रह सकते हैं तो परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं, परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं। तो फिर इसने बोला कि मुझे नहीं पता, आप लोग इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्या मेरी जान लेके रहोगे, इस टाइप की बातें करने लगा वो। उसको पता नहीं चला कि भाई कैसे क्यों जुड़ते हैं, क्या कारण है। तो वो तो आंसर नहीं दिया, लेकिन हमको आज आंसर पता है। हमको आज आंसर क्या पता है, ये आइडिया होना चाहिए हमको, इसलिए मैं आपको कनेक्टेड करके चीज़ें दे रहा हूँ। आज आंसर क्या पता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि परमाणु, पीछे बताया भी हूँ मैं आपको कि परमाणुओं के बाहर कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। उसी चैप्टर को समस्थानिक वाले में देखना समझाया था बेसिक तौर पर, तो आयन वगैरह भी समझाया गया है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, नहीं तो उसके पीछे जहां भी पीछे लेक्चर में समझाया हूं, तो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब ये सबसे जो बाहरी कक्षा होती है ना, इस सबसे बाहरी कक्षा में आगे हम पढ़ेंगे एक अष्टक का नियम, थोड़ा बहुत हमको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब परमाणु चाहे कोई भी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हो, उनके पेट का साइज इतना है कि बस 8 रोटी वो बाहर रख पाते हैं। पेट के बाहरी हिस्से में, मतलब हम बोल सकते हैं पेट पड़े हुए हैं तो अमाशय जो है ना, अमाशय के 3 भाग, और पूरा पेट अगर हम लोग जनरली बोलते हैं तो आत्मात सबको जनरली बोलते हैं बिना पढ़े लिखे हिसाब से। तो वो क्या करता है, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। वो बोलता है कि भैया मुझे 8 रोटी दे दो, उसके बाद मैं एकदम भाई साहब जैसा सो जाऊंगा, जैसे पीछे बताया, 8 रोटी दो हम सो जाएंगे, 8 पिज्जा। अरे यार क्या आ रहा है, कल स्टूडेंट जो प्री स्टूडेंट हैं हमारे, वो 8 पिज्जा ही खाए। अभी शायद पीछे आप लोगों को बताया था मैं कि 8 ही खाए। ये मतलब अपवाद हो गया, वो 8 ही खाए। लग रहा था कि उन्होंने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा था। तो अष्टक नियम बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएगा, तो भैया हम क्या करेंगे, उसके बाद किसी से संयोग करके हम लेन देन नहीं करेंगे, उधारी मुधारी किसी से लेंगे नहीं, क्या आपस में जुड़ेंगे नहीं किसी से। तो 8 हो जाएगा तो हम नहीं जुड़ेंगे, और 8 नहीं होगा तो भैया हम चोरी चकारी करेंगे। 8 रोटी नहीं मिलेगी हमको बाहरी कक्षा में, तो हम जाके किसी के मेस में से 4 रोटी उठा लाएंगे बंदूक की नोक पर, समझ रहे हैं ना। तो आपस में इनसे पूछा गया, ये नहीं बता पाए। और आज हमको पता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो संयोग नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं, बोलेगा कि मैं संयोग नहीं करेगा, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ों को अक्रिय बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अक्रिय गैसों वगैरह के बारे में। अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में देखोगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो आपस में जुड़ते हैं। कैसे भी मेहनत करके उनको 8 रोटी का व्यवस्था तो करना ही है, तो जैसे भी कर ले वो। आज हमको ये बात पता है, उस समय भाई साहब ने नहीं बताया। एक बात और आपको दिमाग में रख लो, उनसे पूछा गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, अच्छा एक चीज मैं आपको वहां गड़बड़ बोल दिया था, पीछे जाके एक जगह सही कर लो यार, कि उसने बताया था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, शायद ये बोला था। एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग एनसीईआरटी में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हाँ, डाल्टन ने नहीं रह सकता बोला था, मैंने रह सकता है शायद बोल दिया था। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उनसे पूछा गया क्यों, कमियों में लिख लो, कमियों में अगला बिंदु लिखो कि व्याख्या नहीं कर पाए वो, कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। तो उन्होंने बोला कि भाई
आप लोग हमारी जान लेके रहोगे, अब तो मेरे जान पर बनाई है, इतने क्वेश्चन पूछ लिए हो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? तो उसने आंसर नहीं दिया, नहीं व्याख्या कर पाया सही से, व्याख्या किया भी तो सही नहीं किया। आज हमको पता है कि क्यों अलग नहीं रह पाते, क्यों स्वतंत्र नहीं रह पाते, क्योंकि स्वतंत्र रहने के लिए 8 रोटी की व्यवस्था अकेले करनी पड़ेगी। स्वतंत्र रहने के लिए 8 रोटी की व्यवस्था अकेले करनी पड़ेगी, और 8 रोटी की व्यवस्था अकेले नहीं कर पाएंगे तो हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होंगे, किसी के साथ मिलकर जुलकर किसी के अधीनता में काम करेंगे। तो आज हमको उनकी कमियों के बारे में आइडिया है, उस समय उनकी कमियों के बारे में आइडिया नहीं थी। एक और बात कि उन्होंने ये भी नहीं बता पाया, एक और चीज़ लिख लो, बस ये लास्ट रहेगा, बाकी तो बहुत कुछ है, लिखते समझते रह जाएंगे तो वो हमारे स्पेशल कोर साइंस में चला जाएगा। हमको एग्ज़ाम में अगर आ जाए आपके कभी तो आप सरप्राइज ना हो, मेंस में लिख पाओ, क्लास प्री मेंस दोनों के लिए है। तो एक बात और है कि एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं? एक ही तत्व के उन्होंने बोला था कि परमाणु भार सेम होते हैं, तो लोगों ने दिखाया कि ये देखो परमाणु भार तो अलग अलग हैं, समस्थानिक यही तो पढ़े थे हम। तो उनसे पूछा गया कि भैया जो तुम बोल रहे हो पहली बात तो कि गलत है कि एक ही तत्व के परमाणु भार लिखवाए ना कि भार के गुणों में सेम होते हैं। तो उनसे बोला गया कि ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 1H2 भी मिलता है, 1H1 भी मिलता है, 1H3 भी मिलता है, जिसको मैंने आपको समस्थानिक में बताया था पीछे, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो बोला गया कि तू बोल रहा था ये इसको बोलते हैं परमाणु भार, ये ऊपर वाले को, पीछे पढ़ाया हूं जाके देख लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। तो उसने बोला कि ये देख अलग अलग एक ही तत्व के हैं, अलग अलग हैं। तो बोला हाँ यार अलग है, गलती हो गई। बोले गलती नहीं हो गई, अब तू बता कि ये अलग अलग क्यों हैं। तुम्हारी गलती स्वीकार कर ली जाती है, गलती से बोल दिए ना, जैसे तुम लोग कई बार क्या करते हो, कुछ गलत बोल देते हो, फिर बोलते हो नहीं नहीं मुझे पता है, तो फिर बोलते हैं कि ठीक है अब इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो वैसे ही बोला गया कि तब तुम बताओ कि क्यों ऐसा हुआ, तो बता ही नहीं पाया। एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं, अलग अलग क्यों हैं। फिर उसने बोला कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो। खैर वो माने नहीं पूछे, हम लोग अब नहीं पूछेंगे, बेचारा दिवंगत आत्मा को तकलीफ ना हो इसलिए हम इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस इतना ही पूछेंगे। एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं वो नहीं बताया, हमको आज पता है, समस्थानिक का कंसेप्ट पढ़ के जानते हैं कि हाँ ये अलग अलग होते हैं, कैसे आगे देखेंगे, और भी कई चीज़ें हैं। तो ये इनकी कमियां हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां में यही लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे कणों के खोज के बाद, आविष्कार मत बोलना, खोज बोलना, आविष्कार कोई नई चीज बनाते हैं, ये तो पहले से था बस ढूंढ लिए। तो खोज के पश्चात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत इन बातों की व्याख्या नहीं कर पाया। किनकी इन्हीं बातों को लिख देना, ये मत बताना कि आज पता है, बस तुम पॉइंट लिख देना अलग। मैं तो कोरिलेट करके समझाया, अब केवल पॉइंट ये डाल देना, 3-4 जो पॉइंट मैंने 5 बताए हैं। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई है। डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम में जाके हम लोगों को सरप्राइज नहीं होना है, बेसिक लेवल का ही पढ़ना है। हम इसमें कहीं भी MSc PhD 12वीं 13वीं 16वीं की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 9th क्लास की ही बात कर रहे हैं। तो बेसिक लेवल की बात, इतनी तो रसायन विज्ञान हमको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि जब इतना गलती है तो सही कर दो ना इसको। तो अगला हेडिंग डालो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, जिससे हम आज परमाणु का जो रियल परिभाषा है वो समझ पाएंगे। अगली हेडिंग डालो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। अब संशोधन तो धीरे धीरे हुए, कई लोगों ने और अपने अपनी बातें बताई आके यहाँ पे। हम लोग एकदम जिस्ट फॉर्म जो उसका क्रक्स रहेगा वो देख लेते हैं, हम लोग क्रक्स की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। क्या संशोधन? तो जो कमियां हैं उसको ठीक कर देंगे। ये बताओ संशोधन कब हुआ होगा?
जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया है, उसके पहले क्या संशोधन, किसी को आइडिया नहीं था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब तो बहुत से निकल गए हैं, वो आगे हम देखेंगे। अभी परमाणु के मूल कण हेडिंग डालेंगे, वहां बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि जब पदार्थों की खोज हो गई, उसके बाद संशोधन हुआ, उसके पहले संशोधन नहीं हुआ। दिमाग में ये भी रखना है आपको, छोटी मगर मोटी बातें। देखते थे तुम लोग शक्तिमान, पहले शक्तिमान आता था, अब तो उस पर मार्वल के द्वारा फिल्म की घोषणा कर दी गई है, और उसमें एक्टर अभी फाइनल हुआ नहीं है। तो आए थे लोग, मैंने बोला यार पढ़ाऊंगा कि वो काम करूंगा, मैं तो बस पढ़ाऊंगा ही, तो मना कर दिया मैंने। कैसा किया, आप लोगों को क्या लग रहा है, सही था या गलत, या प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया जाए? अपने पास कई लोग विलन बनने के लिए भी इसमें तैयार होंगे। इतने लोग एक साथ, अच्छा नहीं, विनीत भाई बोल रहे हैं गलत, आप हमारा भला कभी नहीं चाहोगे, ये नहीं प्रोत्साहित कर रहे हो कि हाँ ले लीजिए, तुम नालायक मेरा कभी भला नहीं चाहते हो, लिख रहे हैं गलत है मत लीजिए। कुशवाहा जी देखो कितने शुभचिंतक है, बोल रहे हैं सही है। टॉपिक पे आए, क्या संशोधन हुआ, लिखो। अब संशोधन ये हो गया कि परमाणु क्या है, न तो अविभाज्य है और न ही अति सूक्ष्म है। तो सबसे पहले संशोधन में पहला बिंदु, अब तो हमको बहुत आसान हो गया याद करना, जो उधर कमियां वो यहां सही कर दो। आज पता चल गया है पहले बिंदु में परमाणु क्या बताया अभी कि परमाणु क्या है, अविभाज्य एवं अति सूक्ष्म नहीं होता है। परमाणु अविभाज्य एवं अति सूक्ष्म नहीं होता है। क्यों, देखेंगे अभी कि इसको तोड़कर हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। परमाणु अविभाज्य एवं अति सूक्ष्म नहीं होता है, संशोधन हो गया। इसको क्या एक और नाम देते हैं, ध्यान रखना, इसका नाम देते हैं आधुनिक। इसका नाम रख लेना तुम लोग, या कभी मेंस में पूछ लेगा, आधुनिक परमाणुवाद। परमाणुवाद मतलब होता है सिद्धांत, वैसे वाद भी कई होते हैं, वाद, संवाद, विवाद। विवाद नहीं, एक और होता है। तो परमाणु अविभाज्य एवं अति सूक्ष्म नहीं होता है। एक तो संशोधन ये हो गया, क्यों, तो परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। अगला, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि समय लग जाएगा लिखूंगा, तो बोल रहा हूं लिख लो, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि समझ गए हो इसलिए लिखवा रहा हूं, नहीं समझे होते तो पहले समझते। अभी हमने देख लिया कि एक ही परमाणु के परमाणु भार अलग अलग हैं, समस्थानिक यही तो है। तो लिखो, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक शब्द देखो, इसलिए क्लास को पढ़ाने का तरीका हमने ऐसा रखा है कि जो जो काम की चीजें हैं साथ साथ पीछे पीछे की क्लासों से जुड़ती आ रही हैं। कुछ लोगों को लगता है सर क्रमबद्ध नहीं चल रहा है जैसा कि सिलेबस में दिया है। अरे तो क्रमबद्ध पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा ना, तुमको समझने से मतलब है कि एकदम सीधे चलने से मतलब है। जो मैं हमेशा सिलेबस को अपने हिसाब से रीअरेंज करता हूं जिससे कि आपको बात क्लियर कट समझ में आए। समस्थानिक कहते हैं। अगला बिंदु लिख लो, बहुत कुछ तुम लोग अपने मन से लिख सकते हो, लिखो, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के नहीं, अलग अलग तत्वों के, अलग, ये भी पढ़ा चुका हूं। समभारिक, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार, आइसोबार्स, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। इन्हें समभारिक कहते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाएगा, क्या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं? तो बता पाओगे आप, परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, इन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो दिया था पहले वही लिख लो, 18 आर्गन 40, आर्गन ही है क्या, AR, हाँ,
18 आर्गन 40, 19 के 40 और कैल्शियम का भी सर इतना ही होता है, कैल्शियम का 20 40। देखो सबका ये वाला सेम है, परमाणु भार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आगे और देख लेंगे, पीछे पढ़ाया हूँ, सबका सेम, लेकिन तत्व सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये भी हो सकता है, भाई साहब ने ऐसा बोला नहीं था। अगला बिंदु लिखो, अगला लिखो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। कैसे समझा दिया हूं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। पीछे समझा दिया हूं कि अगर 8 पूरा है तो रहेगा स्वतंत्र, 8 नहीं पूरा है तो फिर मिल के कहीं से अपना 8 पूरा करेगा तो जुड़ जाएगा, संयोग कर लेगा। स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी, स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। और अगर कोई बातें इसमें हम लिखना चाहें तो मुझे लगता है कि अब एक और बात लिख लो, तत्वों के परमाणु ऐसे लिखो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे लिखो, एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व में परिवर्तित करना भी संभव है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, परिवर्तित करना भी संभव है। और यहीं से आपका टॉपिक का नया चीज शुरू हो जाएगा जो हम आगे देखेंगे, नाभिकीय संलयन। देखोगे इसी पॉइंट में आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस क्यों दिया है, उस सिलेबस को समझना जरूरी है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसका ट्रेलर यहाँ पे आ गया। मैं बोलता हूँ ना कि जैसे मूवी वाले कर रहे हैं वैसे अपनी क्लास हो जाती है। नाभिकीय विखंडन, ये दो चीजें ऐसी हैं, पीछे बता चुका हूं कि एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदल सकते हैं हम। हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम बना देंगे और इधर से यूरेनियम को तोड़कर और नीचे आ जाएंगे। पढ़ाऊंगा जब नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तो देखना। तो सिलेबस जो बना है वो सब जुड़ा है आपस में, कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व में, मतलब सोना, यूरेनियम से सोना बनाया जा सकता है, यूरेनियम सोना बन जाएगा। पीछे बताया था ना कि राहुल गांधी की बात सच हो जाएगी, लेकिन उनका सिद्धांत थोड़ा अलग है। वो बोलते हैं कि इधर से आलू उधर से सोना। मैं आलू का तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक तत्व से दूसरा तत्व बन जाएगा, यह आज संभव है। और इसीलिए हमको ये दो बात पढ़नी है, नाभिकीय संलयन विखंडन, और इसके अलावा तकनीक में भी इसकी जरूरत पड़ेगी जब रिएक्टर वगैरह पढ़ते हैं हम कहीं। तो चलिए, इतनी बात तो आज के परमाणुवाद की हो गई। और बहुत कुछ बातें अपने मन से भी लिख पाएंगे आप। 9th का एनसीईआरटी पढ़ना भी है, इससे ज़्यादा हमको जीएस के लेवल पे नहीं जानना है। मिटा दूं इसको, इतनी बात को मिटा दिया जाए अगर कहें आप लोग तो ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे लिखो, स्टार बना के लिखो, परमाणु की परिभाषा। एग्जैक्ट आज हम क्या बोलेंगे किसी को, इतनी बातें थोड़ी नहीं बता पाएंगे, समय जगह मिलेगा तब ना। स्टार में लिखो, परमाणु की वर्तमान परिभाषा। आज के समय में कौन सा ऐसा परिभाषा हम बोलें जिससे परमाणु एकदम समझ में आ जाए और वो परिभाषा एक लाइन का रहे। तो समझ विकसित है तो परिभाषा समझ में आएगा। लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो फटाफट। वर्तमान समय में क्या इसका परिभाषा देखो, लिखो, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है, वह छोटा से छोटा कण होता है जो बिना विभाजित हुए
बिना विभाजित हुए, जो बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है। ये एकदम आधुनिक परिभाषा है। इसको आप बोलोगे कि अगर अणु को ले जाओगे ना रासायनिक अभिक्रिया में, तो अणु पहले परमाणु में टूटेगा और फिर ये परमाणु क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा। अभी अणु के बारे में हम समझ रहे हैं, पहले परमाणु को क्लियर कर लो। लेकिन परमाणु को जब अभिक्रिया में लोगे तो परमाणु भी टूट सकता है, हमको पता है। लेकिन परमाणु ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूट के उसके बाद अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परिभाषा ये एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए क्या किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो बिना विभाजित हुए किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इतनी बात क्लियर सबको? आज के बाद कोई पूछे परमाणु की परिभाषा तो यही बोलना है आपको। जैसे कोशिका, ध्यान रखो, कोशिका विभाजन में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होती है। कोशिका का फेज पढ़े हैं हम, या नहीं पढ़े होंगे तो फिर आगे की क्लास में पढ़ेंगे जब बायो शुरू होगा तो फिर से। लेकिन विभाजन में भाग कौन लेगा? रियल में शरीर के विभाजन में कौन भाग ले रहा है? कोशिका ले रही है। ऐसा नहीं कि कोशिका टूट फूट के और उसके बाद भाग ले रही है। तो वैसे ही ये इसका आज की परिभाषा है, इसको आप दिमाग में एकदम 100% बनाए रखें। अब आप हेडिंग डाल दीजिए क्या, अणु। परमाणु की बातें बहुत हो गई। अच्छा, एक और बात लिख लो, थोड़ा सा इसके जस्ट नीचे नोट डाल के लिख लो, नोट, या इसको लिखो जानकारी प्लस। इसका नाम रखो जानकारी प्लस। नोट लिख लो या जानकारी प्लस। ऐसा किताबें लिखती हैं जानकारी प्लस कई जगह, तो हम भी लिख लेते हैं जानकारी प्लस। क्या? परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होता है? साइज। मैं आकार मतलब साइज की बात कर रहा हूं। और आकृति अगर बोलूंगा तो आकृति भी दिमाग में रखो। आकृति इसकी होती है गोलाकार, लगभग फिक्स रहता है कि इसकी आकृति रहेगी गोलाकार। और इसका साइज जो है अलग अलग का थोड़ा अलग अलग हो जाता है, एकदम सेम नहीं है। लेकिन अगर आकार की बात करें तो फिर जाके देखो, बुद्ध की एक जीवनी है, इतिहास में कभी काम कर देगा आपको। बुद्ध की एक जीवनी है, किताब है, बायोग्राफी लिखी गई है। बुद्ध की एक जीवनी है जिसका नाम क्या है? ललिता विस्तार। किताब का नाम है, देख लेना, ललिता विस्तार। ललिता विस्तार गूगल है, ढूंढ लीजिएगा, मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, दिखाई तो दे रहा है ना, ललिता विस्तार। ये किताब है, बुद्ध, गौतम बुद्ध की जीवनी है। और इसमें परमाणु के आकार को बताया गया है। कितना, देखो कितना सही वो लोग बोलते थे यार। परमाणु के आकार को 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का बताया गया है। कोटि मतलब होता है कि आकार, परास। 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का बताया गया है। बहुत पहले हमारे ग्रंथों में कहा, ललिता विस्तार नाम का किताब है, बुद्ध की जीवनी है, उसमें बताया गया है। और रियल में अगर हम देखें तो रियल में इसका जो आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर, जिसको नैनो हम बोलते हैं, 9 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर, इन्हीं के आसपास में ही होता है। तो फिक्स नहीं है, लेकिन इनके कोटि के आसपास होता है, दिमाग में आप रखें। अब ये एक और बात आ जाएगी कि क्या परमाणु को हम देख पाएंगे? परमाणु को देख सकते हैं क्या? हर एक बात फैक्ट आती है ना, बात की फैक्ट भी हमको शामिल करना है। तो लो फैक्ट, परमाणु को देख सकते हैं क्या? तो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लिख लेना, नग्न आंखों, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से आप लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, ये नहीं देख पाएंगे। नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो देखेंगे कैसे? नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी भी नहीं बताएगी कुछ भी। साधारण या प्रबल जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं बन पाता, नहीं दिखाई देता है। तो दिखाई किससे देता है? तो इनको देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी बनाई गई है, जिसको गूगल करके आप पढ़ लेना कि उसके कौन बनाया कौन। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, समय लगेगा, डिटेलिंग कभी आगे कर लेंगे तकनीक में। उसका नाम क्या है? स्कैनिंग। स्कैनिंग नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम आता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप।
इससे इसको हम देख सकते हैं। तो कोई कभी पूछ ले कि परमाणु को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का, युक्ति बोल रहा हूं, युवती नहीं, कई लोग इसमें हैं वो युक्ति बोलता हूं कॉपी में युवती लिख लेते हैं, युवती नहीं भैया, युवती मतलब महिला होती है। तो किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का। ये कौन है? एडीडी। व्हाट इज द मीन ऑफ एडीडी? विकास ठाकुर जी, एडीडी क्या है? जल्दी बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है एडीडी क्या है। आपकी भावनाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़े हम। नोट का मतलब एडवर्टाइजिंग, इसका मतलब क्या? नोट का मतलब एडवर्टाइजिंग अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ अब समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये जो नोट यहां लिखते हैं ना, इसको मैं बोलता हूं ना कि जैसे सीरियल में ऐड आ जाता है, तो उसी को जानकारी प्लस लिख लो। ये बात समझ में आ गया। परमाणु का भैया इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। परमाणु में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। परमाणु में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना है, इससे आप बेफिक्र रहें। अरे यार, ये मैं कान में ये भी लगाया हुआ हूं और ये भी आवाज़ तो जा रही थी तुम लोगों को सही ना? कान में ये भी लगा हुआ था, बट ठीक है, तुम लोगों का वीडियो में तो आवाज़ माइक से ही जा रही थी। अभी मैं इसको बंद कर दिया हूं, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले। आ रही है ना? हाँ ठीक है, फिर इसी से आवाज़ उससे जा रही थी, मुझे डर लगा कि उससे आवाज़ ना जा रही हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सरसराहट बन जाएगी। चलो अब आगे हेडिंग डालो, अणु। बस अब आज की क्लास अंतिम चरण पे आ गई है, क्योंकि हम लोग एक एक मुद्दे को समझते चलेंगे। और पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं पीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। तो विज्ञान को विज्ञान नहीं करेंगे, विज्ञान को सामान्य अध्ययन बना के चलेंगे, जिससे कि कई बातें आप देखेंगे कि आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, लेकिन कई क्वेश्चंस, कई कंसेप्ट आपको दूसरे सब्जेक्टों के क्लियर हो जाते होंगे। आगे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अणु पर, कि अणु क्या है। जब इतना देख लिए तो फिर अणु की भी बात कर लें। मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल तो अब समझ में लगभग आ ही गया है आपको, बट मॉलिक्यूल। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि डाल्टन भाई ने अणु परमाणु में बहुत ज़्यादा पृथक्करण कर ही नहीं पाए थे, वो लगभग एक जैसी बातें बता रहे थे। तो कैसे, वो अब उस पर जाएंगे नहीं हम। चलो हेडिंग डालो, अणु, और अणु में लिखो। अणु समझी गए हो क्या? सुन लो पहले। अणु जो होते हैं, पहले थोड़ा समझ लो कि मान लो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुए हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये क्या कर लेता है, 2H से H आपस में मिल जाते हैं और H2 बना के रहते हैं। 8 रोटी मिल गया, काम चल रहा है इनका। शुरू के लेक्चर में भी ऐसी बातें बताया हूं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये अणु है, परमाणु नहीं है। ये वाला अणु था, ये परमाणु हो गया, सॉरी ये परमाणु था, ये अणु हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अणु। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यौगिक आपने समझाया था कुछ, तो भैया एक सच बात कहें अगर हम, तो अणु जो है ना यौगिक जैसे ही हैं। यौगिक पदार्थ बड़ी सी बात है, कई अणु मिलके ये कर देते हैं, लेकिन लगभग यौगिक जैसी बात है अणु की। तो अणु के बारे में, अणु का परिभाषा लिखो, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं, खत्म करते हैं क्लास को। 2 या 2 से अधिक, ऐसे लिखो, रुको लिखो, 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न, देखो बोर्ड पर, समान अथवा भिन्न भिन्न, 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं का समूह, सॉरी परमाणुओं का समूह
अणु कहलाता है। नीचे लिख लो, इन अणुओं में परमाणु, अभी पीछे समझा दिया हूं बात, इन अणुओं में परमाणु एक विशेष रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और रासायनिक बंध क्या है अभी मैं बताया हूं, कई प्रकार के होते हैं, सारा नहीं पढ़ना हमको, थोड़ा बहुत संयोजकता या कहीं कुछ पढ़ेंगे तो उसकी बेसिक लेवल की बात कर लेंगे, समझने के लेवल पर एकदम टेक्निकल बात नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लिखे हो, आपस में विशेष प्रकार के कई होते हैं तो उसमें से किसी एक बंध से जुड़े होंगे, विशेष प्रकार के रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब बोलोगे कि सर हम जो पढ़ते हैं लूसेंट में वो परिभाषा तो आप बताए नहीं, तो वो लिख लो, नीचे लिख के स्टार बना के उसके जस्ट नीचे लिखो, स्टार बना के नीचे लिखो, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, हर एंगल से बात हम देख रहे हैं, किसी पदार्थ, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र तो रह सकता है, अणु है ना, 8 रोटी मिल गई है तो स्वतंत्र रहेगा आराम से मिलके, जो स्वतंत्र तो रह सकता है, जो स्वतंत्र तो रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। यही परिभाषा आप लूसेंट में पढ़े होंगे, तो परिभाषा आपको क्लियर समझ में आ गया। इसलिए पहले ये वाला बात बताया कि जुड़ गए हैं, 8 रोटी पूरी हो गई है, और पहले ही बता दिया कि जब इसको अभिक्रिया में ले जाएंगे तो पहले ही अपने परमाणु में अब टूटेंगे और परमाणु फिर अभिक्रिया में भाग लेगा, डायरेक्ट अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये छोटी जो परिभाषाएं हैं हम याद तो कर लेते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब है क्या। उस मतलब को समझाना मेरा कर्म यहाँ पे है, मेरा मतलब है। उसी बात को केवल लिखवा देना मेरा मतलब नहीं है। किताबें तो हैं ही इतनी, तो उसमें से लिखो, फिर कोचिंग आने की क्या ज़रूरत है। कोचिंग आने की तो ज़रूरत इसलिए है ना कि हम जो उसमें लिखा है समझ नहीं आ रहा है उसको समझ पाएँ। समझ में आ रही बात में जो मैं बोल रहा हूँ किस। अब लिखो, अब आगे लिखो अणुओं के प्रकार। अणुओं के प्रकार बहुत आसानी से समझ पाओगे, इसी बात इसी एग्जाम्पल को देख के समझ लेंगे, बस दिमाग में रहे हमें। अणुओं के प्रकार, अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो अणुओं के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं। अणु 2 प्रकार के, 2 तीर बना लो, एक हो जाएगा तत्वों के अणु, एक हो जाएगा तत्वों के अणु, और दूसरा हो जाएगा किसके, यौगिकों के अणु। बहुत आसानी से बात को समझ रहे होगे, यौगिकों के अणु। मैं यहां पे बोला यौगिक जैसा है, यौगिक है नहीं, एकदम करेक्ट यौगिक नहीं। यहां पे देखो तत्वों के अणु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, H2, ये तत्व के अणु हैं। और यौगिक के अणु मतलब क्या, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो यौगिक के अणु हैं तो अणु ही, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से जुड़ के बन रहे हैं, तो हम बने तो अणु। तो यौगिक भी अणु से बन रहा है, तत्व भी जो फ्री नहीं रह सकता अणु है, तो तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु। एक एक लाइन इसमें लिख लो, पहले डायग्राम ऐसे बना लो और एक एक लाइन लिखो इसमें। तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु में एक एक लाइन लिखो। तत्वों के अणु, एक एक लाइन लिखिए फटाफट लिखो। तत्वों के अणु में, तत्वों के अणु समान तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन द्वारा बनते हैं। तत्वों के अणु, तत्वों के अणु समान, देखो डायग्राम, तत्वों के अणु समान तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे देखो ओजोन है O3, तो ये क्या है,
समान एक ही प्रकार का ऑक्सीजन तत्व है, इसके 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए ये तत्वों का अणु है। उदाहरण के लिए ये सब डायग्राम जो बनाए हो इससे काम समझ में आ जाएगा। अगला हेडिंग डालो, यौगिकों का अणु। अच्छा, इसका एक और नाम लिख लेना, क्या? तत्वों के अणु को बोलते हैं क्या? समपरमाण्विक अणु। देखो नाम ही समपरमाण्विक, एक ही प्रकार के परमाणुओं जब जुड़ेंगे आपस में तो क्या बन रहे हैं? समपरमाण्विक अणु। समपरमाण्विक अणु या तत्वों के अणु एक ही बात है। इसका एक और नाम लिख सकते हैं क्या? विषम परमाण्विक अणु। कहीं भी कोई शब्द आपको तंग न करे, कहीं कुछ पढ़ रहे हो तो विषम परमाण्विक अणु, विषम परमाण्विक अणु। हेट्रोएटॉमिक बोलते हैं इसको, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं क्या? होमोजेनियस एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो यौगिकों में लिखो फटाफट, इतनी बात तो समझी गए हो। लिखो यौगिकों में, यौगिकों के अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के, यौगिकों के अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं। अब यहां एक बात आपको और समझ लेना है जो कई जगहों पर आप सुनोगे, कुछ नहीं तो ज्योग्राफी में ही कई बार सुन लोगे कि एक परमाणविक गैस है, द्विपरमाणविक गैस है। तो ये जो यौगिकों के अणु होते हैं ना, इनको कई भागों में बांटा गया है। कुछ को बोला गया है द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक, और कुछ को बोला गया है बहुपरमाणविक। एक तो बोलेंगे नहीं, एक तो फिर वो तत्वों में आ जाएंगे ना। बहुपरमाणविक नाम से ही समझ रहे होंगे कि द्विपरमाणविक मतलब क्या? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना? द्विपरमाणविक यौगिक के अणु। और बहुपरमाणविक मतलब 2 से ज़्यादा, जैसे मान लो HSO, तो ये 3 मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2SO4। देखो H2SO4, 3 चीजें मिले हैं, इसलिए क्या है? त्रिपरमाणविक है, 3 परमाणुओं की बात हुई है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को मिला सकते हैं। त्रिपरमाणविक बोल लो, बहुपरमाणविक अगर हाइड्रोजन के अलग से 2 मान लेंगे, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 5 और 2 7 परमाणविक हो जाएगा। तो हमको बस दिमाग में रखना चाहिए कि द्विपरमाणविक, बहुपरमाणविक इसके सब दिए जाते हैं। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अणु के बारे में क्लियर हो गया कि अणु क्या है। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई दुख, कोई दर्द। एक भाई का है तो उनका हर्षवर्धन जी आप मैसेज को पहुंचाएं, ठीक है। अब हमने परमाणु के बारे में, अणु के बारे में जब पढ़ लिया है तो आगे अगली क्लास की कहानी अब कर लें कि अगले क्लास में क्या हम करेंगे। अगले क्लास में हवन ववन नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अगली क्लास में हवन करेंगे, अब कुछ बचा नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है। तो अगली क्लास में क्या करेंगे दिमाग में रखो। पहले तुम लोगों को एक छोटा होमवर्क दे रहा हूँ, कॉपी में लिख लेना अपने मन से। ये होमवर्क है, इतना पढ़े तो कुछ अपने मन से करना। अणु व परमाणु में अंतर, अणु व परमाणु में अंतर, ये अपने मन से कर लेना। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण। तो हम देखेंगे मूल कण की परिभाषा क्या होती है। परमाणु के मूल कण, तो हम देखेंगे मूल कण की परिभाषा क्या होती है। मूल कण आखिर में किस बात को कहते हैं। और फिर परमाणु के मूल कणों के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर परमाणु की संरचना जो आपके टॉपिक में स्पष्ट लिखा है। इस तरीके से आगे की कहानी को हम बढ़ाएंगे। आज मेरा क्लास का मतलब इतना ही था कि मैं आपको
अणु और परमाणु, अरे यार, तो चलो भाई, लाइट आज फिर चली गई, बिजली इंदौर की भी जाती है, ये स्पष्ट हो रहा है इससे, केवल गांव की ही नहीं जाती है। तो बिजली के जाने से लास्ट के 5 मिनट डिस्टर्ब हो गए। अगले क्लास में हम लोग परमाणु के मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी कुछ हैं तो उनके बारे में देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। आज की क्लास अगर आप लोगों की अनुमति हो तो ख़त्म करें। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो क्लास को ख़त्म किया जाए, और अनुमति नहीं दोगे तब भी ख़त्म करूँगा। तो चलो आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। सबको जप नाम। थैंक यू।